जी क्लियर आवाज आ रही है? ओके, शुड वी स्टार्ट नाउ? ओके 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 जी. In last lecture we covered a few of the hemoglobinopathies, which were basically the qualitative ones. In the beginning of the lecture, I would like to ask you a few questions related to qualitative hemoglobinopathies. First of all, any one of you would like to tell me what is the difference between qualitative and quantitative hemoglobinopathies? Ji, would you like to tell me the difference between qualitative and quantitative hemoglobinopathies? The term qualitative indicates what? Okay, very good. Structure is altered, it is defective. Okay, all right. What about quantitative? Gee, what about quantity? Quantity indicates what? नहीं बेटा, अरूज फातिमा, रोल नंबर 10. क्वांटिटी क्वांटिटेटिव के अंदर क्वांटिटी वुड नॉट बी सेम, इट विल बी डिक्रीज्ड. ठीक है, अगर सेम है तो फिर वो हीमोग्लोबिनोपैथी नहीं है. ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन. अगर अगर उसके अंदर कोई चेन की सिंथेसिस, फॉर एग्जांपल हमने अल्फा चेन्स की बात की, अल्फा जीन फैमिली की और बीटा जीन फैमिली की, अगर अल्फा चेन्स नहीं बन रही तो इसका मतलब वो कम है, डिफेक्ट नहीं है, मगर वो कम बन रही है, उनकी सिंथेसिस कम हो रही है, तो फिर ऑल वी हैव इज बीटा जीन फैमिली जीन्स, राइट? सो क्वांटिटी कम हो गई है, किसी भी जीन की हो सकती है कम, अल्फा ग्रुप के भी हो सकती है, अल्फा जीन फैमिली में भी हो सकती है और बीटा जीन फैमिली की भी हो सकती है, बट the quantity is reduced, the number is reduced, your body is unable to synthesize um, uh, that particular chain, alpha chain और beta chain. ठीक है, और उसके लिहाज से फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर अल्फा चेन्स डेफिशिएंट होते हैं, कितनी अल्फा चेन्स होती हैं टोटल, पहले ये देखेंगे. और अगर वन बाय वन, फॉर एग्जांपल अगर किसी के अंदर एक डेफिशिएंट है जीन जो एक्सप्रेस कर रही है उस पर्टिकुलर चेन को, अगर उसकी एक कॉपी नहीं है या दो कॉपीज़ नहीं बन रही, तीन कॉपीज़ नहीं बन रही या फिर चार कॉपीज़ नहीं बन रही. ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी बॉडी कितना सिंथेसाइज कर पा रही है उसको. ठीक है, तो वो हम उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव. ऑलराइट, इसकी कुछ स्लाइड्स हमने पहले की थी थैलेसीमिया की. There is one example जो आपके कोर्स के अंदर है इन क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी. क्वालिटेटिव के अंदर कुछ याद है थोड़ा सा हमने क्या क्या पढ़ा था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट वाज सिकल सेल डिजीज. उसके अंदर ट्रेट और डिजीज का फर्क पता होना चाहिए. ठीक है, उसके अंदर ग्लूटामेट पोजीशन नंबर 6 किससे साथ रिप्लेस होता है? ठीक है, दोनों की बायोकेमिकल नेचर क्या होती है? ग्लूटामेट इज रिप्लेस बाय वेलिन. ग्लूटामेट इज पोलर, वेलिन इज नॉन पोलर. फिर हमने हीमोग्लोबिन सी डिजीज़ की थी जिसके अंदर लाइसिन रिप्लेस करता है सेम पोजीशन के ऊपर ग्लूटामेट को, मगर उसमें ये थोड़ा सा एज मिल जाता है, फ़ायदा हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को जिनके अंदर हीमोग्लोबिन सी डिजीज़ होती है कि उनको बेसिकली पोलैरिटी की वजह से प्रोजेक्शंस नहीं बनती, पाइला बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स नहीं होते और वो क्लॉग नहीं करते आर्टरीज को या वेसल्स को, स्मॉल वेसल्स जितनी आपकी कैपिलरीज वगैरह हैं इनको, और इतनी वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस नहीं होती इन कंपैरिजन टू सिकल सेल डिजीज़. फिर हमने मेथहेमोग्लोबिनीमिया पढ़ा था. ठीक है, NADPH मेथहेमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. ठीक है, नाउ टुडेज टॉपिक मैं दोबारा से शुरू करूँगा, दरमियान में से पकड़ा तो शायद फिर दोबारा से आप नहीं उसको कोप कर पाओगे, उसके साथ स्पीड अप नहीं कर पाओगे. Okay, let's start with thalassemia. What is thalassemia?
It is a hereditary hemolytic disease in which an imbalance occurs in the synthesis of globin chains. कौन कौन सी globin chains हमने पहले की थी? Okay, if you can recall this figure, there are two different chromosomes drawn on this picture. This is one chromosome, that is chromosome number 16. This is another one, that is chromosome number 11. Okay, if you look at the chromosome number 16, there is written alpha gene family. अब differentiate करना है आपने इसके अंदर. If you were talking about alpha globin gene and beta globin gene, तो इसकी दो कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर. हम अल्फा की बात करें, अल्फा 1 अल्फा 2 दो कॉपीज में होती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 16. इन कंपैरिजन अगर हम बीटा ग्लोबिन जीन फैमिली की एज अ होल बात करें तो उसके अंदर काफ़ी ढेर सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ बीटा. इसकी एक कॉपी है, इसकी दो कॉपीज नहीं है यहाँ. देन डेल्टा, ठीक है. देन गैमा, और गैमा की दो कॉपीज हैं, जी गैमा एंड ए गैमा, जस्ट लाइक अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16. नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर आप उसको देखो कितनी चेन वाइज हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन ए का जो नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन है, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ़ यू कैन रिकॉल, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अल्फा 2 एंड बीटा 2. ठीक है, हेयर इट इज, ये यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, सो बीटा 2 यहाँ से आएगा. अल्फा 2 के लिए दो कॉपीज हैं इसको एक्सप्रेस कर रही हैं अल्फा जीन को. ठीक है, एक अल्फा 1 की फॉर्म में और अल्फा 2 की फॉर्म में आके अल्फा 2 बनाएगा. ठीक है, इसी तरह दूसरे भी हीमोग्लोबिन इस तरह ही बनते हैं. ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक थैलेसीमिया. इस कॉन्सेप्ट की किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज रेज योर हैंड. जी, सारों को समझ आ गई इस पॉइंट की? क्योंकि अगर इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो आगे कन्फ्यूजन आ सकती है थोड़ी सी, ख़ास तौर पे अल्फा थैलेसीमिया के मामले में. उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, अल्फा थैलेसीमिया के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, उनको समझने में मुश्किल आ सकती है अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई. अल्फा ग्लोबिन जीन, मोहम्मद दानियाल. ओके, ऑलराइट, आई डू इट. ओके जी, इस पिक्चर के ऊपर ज़रा गौर करेंगे. ये जो आपको बार लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, these are chromosomes. This is chromosome number 16. This is chromosome number 11. On chromosome number 16, there's alpha globin gene family located. Alpha gene globin gene family के अंदर उसके दो वेरिएंट्स हैं, दो कॉपीज होती हैं, एक कॉपी नहीं होती है अल्फा जीन की. एक ही क्रोमोसोम, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 16, दैट इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2. इन कंपैरिजन हम नॉर्मल हेमोग्लोबिन की बात करते हैं. अगर HbA, विच इज कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन A, एडल्ट हेमोग्लोबिन होता है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है. उसकी कन्फर्मेशन देखें, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसके अंदर क्या आएगा? दैट इज अल्फा 2 एंड बीटा 2, राइट. वो इंडिकेट क्या कर रहा होता है? दो बीटा जीन्स हैं और दो अल्फा जीन्स हैं. ठीक है, उस 2 को इस 2 से नहीं कंफ्यूज करना. ओके, ये वेरिएंट है अल्फा 2. वहाँ जो HbA के सामने अल्फा 2 लिखा हुआ है, दिस वन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2. 1 and 1 + 1 = 2. ठीक है, दिस इज बीटा, इसकी दो कॉपीज जाएंगी यहीं से और बीटा 2 बन जाएगा, राइट. ये अल्फा 1 और अल्फा 2 अलग अलग हैं, ये बीटा अकेली एक है. सही है. ओके, अगर हम बात करें कि एक ऑफस्प्रिंग है फ्रॉम पेरेंट्स जिसके अंदर उसने इनहेरिट की हैं कॉपीज अल्फा ग्लोबिन जीन की. एक क्रोमोसोम 16 उसने अपनी मदर से लिया है और दूसरा क्रोमोसोम 16 उसने अपने फादर से लिया है, राइट.
alpha 1 alpha 2 from mother, again alpha 1 and alpha 2 from father. इन टोटल अगर हम अल्फा ग्लोबिन जीन को गिने तो बच्चे के अंदर पेरेंट्स से क्या नंबर आएगा, 2 और 4? Very good, very good. What about this beta gene? We are not talking about delta or sigma or gamma or any other gene. We are talking about beta gene. What would be the answer in the offspring if he inherits one chromosome, that is chromosome 11 from mother and one chromosome from the father? कितनी बीटा जीन्स, कितनी कॉपीज आएंगी इसकी उसके अंदर? जी, वेरी गुड, ठीक है. सो आई थिंक अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है. ठीक है, यही चीज़ यहाँ बतानी थी आपको. अल्फा के केस के अंदर, अल्फा जीन के केस के अंदर 4 कॉपीज आती हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 फ्रॉम मदर, अल्फा 1 अल्फा 2 फ्रॉम फादर. और बीटा जीन की केस के अंदर आपके पास 2 कॉपीज ऑफ बीटा जीन आती हैं, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर. Okay, जी, we are talking about thalassemia. It is considered to be the most common single gene disorder in humans. ठीक है, मतलब हम बात करें क्वांटिटेटिव की, नॉट क्वालिटेटिव की. मेक इट क्लियर. क्वांटिटेटिव के अंदर हमने पहले बात की है, the quantity will be less, the synthesis of a particular gene will be less. For example, alpha gene is defective. Defective in the sense its synthesis is not properly there, and less alpha genes, alpha chains are formed. ठीक है, जितनी आपकी बॉडी को अल्फा चेन्स चाहिए थी उतनी नहीं बन पा रही, कम बन पा रही हैं, उनकी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है. ठीक है, बीटा 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 चेन सही बन रही हैं. ठीक है, ऑल्टरनेटिवली बीटा चेन्स सही नहीं बन रही और अल्फा चेन्स सही बन रही हैं. डिपेंडिंग ऑन विच चेन इट इज, वी नेम इट अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल, if there is a problem with the synthesis of alpha chains, then you will call it alpha thalassemia. If there will be a problem with the beta chain synthesis, you will call it beta thalassemia. उनकी आगे further और types हैं, वो देखते हैं आप कौन कौन सी types हैं. ओके जी, आपके सामने एक डायग्राम आई है, पिक्चर आई है, इसको गौर से देखें. इज इट नॉर्मल और एबनॉर्मल? This one, this is normal or abnormal? Okay, very good. Okay, in thalassemia what happens is the synthesis of either the alpha or the beta globin chain can be defective. ठीक है, या अल्फा चेन डिफेक्टिव होगी या बीटा चेन डिफेक्टिव होगी. Okay, let's talk about alpha thalassemia. Let's talk about alpha thalassemia. Look at this diagram. You can see there's a decreased synthesis of alpha chains. They are just 2 in number here. And there are lots and lots of beta chains. Maybe they are producing normally. They are synthesizing inside your body normally. इनकी जीन नॉर्मल थी, इसकी अल्फा जीन नॉर्मल नहीं थी, डिफेक्टिव थी. जितनी थी उससे हेमोग्लोबिन ए बन गया. ठीक है, ये 2 थी, 2 इनकॉर्पोरेट हो गई. नाउ वी आर लेफ्ट विथ दिस ओनली बीटा चेन्स. सो व्हाट विल हैपन, इनके टेट्रामर्स बनेंगे और वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल हेमोग्लोबिन. व्हाट अबाउट बीटा थैलेसीमिया? The number of the alpha chains is much greater in comparison to beta chains.
इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बीटा चेन्स मुकम्मल ही ना बन रही हो, ठीक है, दोनों जीन्स ही डिफेक्टिव हो, उसको आप बीटा थैलेसीमिया मेजर बोलते हो, ठीक है। और एक जीन अगर डिफेक्टिव है और एक जीन ठीक है बीटा चेन की, तो इस बीटा थैलेसीमिया माइनर उसको कहा जाता है। उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी बीटा चेन्स बन रही होती हैं। द सेम थिंग अप्लाइज टू अल्फा चेन्स। अल्फा की 4 कॉपीज आनी है आपके पास, एक कॉपी जाएगी कम इफेक्ट होगा, 2 कॉपीज जाएंगी थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट होगा या समवट सिमिलर होगा, 3 कॉपीज जाएंगी तो बॉडी के अंदर इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, और 4 कॉपीज आएंगी तो डेफिनेटली इट कैन बी लीथल, ठीक है। सो हेयर वी कैन सी जितनी अल्फा चेन्स बहुत ज़्यादा यहाँ बनी हुई हैं उसके कंपैरिजन के अंदर बीटा चेन्स कंपैरेटिवली कम है, जितनी है उनसे हीमोग्लोबिन ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाएगा। फिर आखिर में जब अल्फा चेन्स का नंबर ज़्यादा रह जाएगा और बीटा चेन्स, क्योंकि बीटा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं तो वो डिफेक्टिव है, उनकी सिंथेसिस डिफेक्टिव है, तो फिर इनके भी एग्रीगेट्स बनना शुरू हो जाएंगे अल्फा चेन्स के, ठीक है, अल्फा चेन प्रेसिपिटेट्स। ओके, अल्फा थैलेसीमिया, अगेन द सेम डायग्राम। इसके अंदर आप देखो देयर इज अ डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन्स वेयर एज द बीटा चेन सिंथेसिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। So first of all, there will be formation of hemoglobin A, that is normal hemoglobin, with the help of so-called alpha chains। जितनी भी थोड़ी बहुत हैं बन रही हैं या नहीं बन रही तो बिल्कुल यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत बन रही हैं तो शुरू में HbA बनेगा, फिर आपके पास यू आर लेफ्ट विद ओनली बीटा चेन्स, जिसके आगे एग्रीगेट्स टेट्रामर्स बनेंगे, बीटा चेन टेट्रामर्स बनना शुरू हो जाएंगे, चार चार इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगे, उनको आप बीटा चेन प्रेसिपिटेट्स भी कहते हैं। Each copy of chromosome 16 has 2 adjacent genes for alpha globin genes. So in total, they are 4 in number. मैं ये बता चुका हूँ, लास्ट में भी हमने इसको डिस्कस कर लिया हुआ था। सो इट वाज बेसिकली अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, मगर हम we are done with it. How many copies of gene for alpha globin chain are present in one normal individual? You have already answered it, 4. Okay, this is a normal individual, ठीक है। This one chromosome is acquired through mother, whereas the second chromosome is inherited from father। जो क्रोमोसोम मदर से आ रहा है उसके ऊपर भी अल्फा 1 और अल्फा 2 है, और जो फादर से आ रहा है उसके अंदर भी अल्फा 1 और अल्फा 2 है। दिस इज a diagrammatic representation in a normal individual, 4 normal copies. Let's talk about some abnormality. For example, if any of the 4 copies for alpha gene is not synthesized, it is called as silent carrier. Second one, if 2 copies are defective or not synthesized, whereas 2 other copies are normal, this is called as alpha thalassemia trait, और इसको हेट्रोजाइगस फॉर्म भी बोलते हैं। 2 नॉर्मल है और 2 एबनॉर्मल है, 50-50 रेशो में। द थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हीमोग्लोबिन H डिजीज। इसके अंदर ये जो ब्लू में आपको कॉपी नज़र आ रही है अल्फा जीन के लिए, ये नॉर्मल है, whereas all the 3 other copies are not synthesized और abnormal, ठीक है, which is this condition is called as hemoglobin H. The last one, hemoglobin BART या बार्ट्स hemoglobin भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर आप कंपेयर करो नॉर्मल से, there is not a single copy of alpha gene that is normal or normally produced, ठीक है। एज अ होल अल्फा जीन फैमिली ही नहीं बन रही, थ्रू एंड थ्रू ही नहीं बन रही, ठीक है। ऑल 4 कॉपीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड, दिस इज कॉल्ड एज बार्ट्स हेमोग्लोबिन। ये अल्फा चेन्स है साइलेंट कैरियर के अंदर, वन डाउन।
अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट की बात करेंगे 2 डाउन, जरूरी नहीं है एक क्रोमोसोम के ऊपर हो, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन एच की बात करेंगे 3 डाउन, देयर इज ओनली वन लेफ्ट, अल्फा, दिस वन। हीमोग्लोबिन बार्ट, all gone, there is no single alpha gene formed in case of hemoglobin Bart. Let's talk about the first possibility, silent carrier. हमने बात की थी साइलेंट कैरियर, अल्फा थैलेसीमिया के अंदर साइलेंट कैरियर का क्या मतलब है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक बंदा है जिसको अल्फा थैलेसीमिया है बट ही इज लेबल्ड एज अ साइलेंट कैरियर, तो यू शुड right away answer that question. Only one copy of alpha gene is defective, whereas 3 copies are normally formed or synthesized in this individual. So it is a silent carrier. हाँ, later on आगे चल के इसकी offspring effect हो सकती है, depending on जिस पार्टनर से इसकी शादी होने जा रही है उसके अंदर अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक जीन डिफेक्टिव है और जो इसका पार्टनर है उसके अंदर 3 जीन्स डिफेक्टिव हैं, ठीक है। हेमोग्लोबिन एच डिजीज के साथ शादी कर ली है इसने फॉर एग्जांपल, तो और जो बेबी आगे होता है उसके अंदर ये जीन आ गई है इस वाले स्पाउस से और उसके पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इट कैन लीड टू अ लीथल कंडीशन कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन पार्ट, और एनी कॉम्बिनेशन कैन हैपन, राइट, जरूरी नहीं है। वो हमने पहले ट्रांसमिशन देखी थी, हमने इनहेरिटेंस पैटर्न देखा था, वो 50% चांस है कि कैरियर्स होंगे, 25% चांस है कि बिल्कुल नॉर्मल होगा बच्चा, और 25% चांस होता है कि वो अफेक्टेड होगा। सो इन दिस केस देयर आर नो फिजिकल मैनिफेस्टेशंस, कोई क्लिनिकल साइन सिम्टम्स कुछ नहीं आएगा यूजुअली साइलेंट कैरियर के अंदर, ठीक है। अक्सर औकात जो साइलेंट कैरियर्स होते हैं अनलेस के वो कभी एक्सीडेंटली हो जाए, पता लग जाए, उनका डायग्नोज हो जाए, वो सारी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है, पता भी नहीं चलता कि दे आर साइलेंट कैरियर्स, क्योंकि उनको मैनिफेस्टेशंस कोई नहीं आती, उनको कोई क्लिनिकल सिम्टमटोलॉजी नहीं आती, ठीक है। आपको बीमारी नहीं होती तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, राइट, सही है। वैसे तो आप खुद डॉक्टर बन रहे हो आप। एनीवेज, नेक्स्ट, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, अगेन in comparison to silent carrier where one copy of alpha gene was defective, in case of alpha thalassemia trait or heterozygous form there are 2 copies of alpha gene are defective. A body is unable to synthesize 2 copies of alpha chain. It can be in any order, जरूरी नहीं है एक उस पे होगी और इस पे, राइट, ये दोनों इकट्ठी से एक क्रोमोसोम पे भी जा सकती हैं, और ये क्रोमोसोम जो फादर से आया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो नॉर्मल भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मदर से आया वो नॉर्मल हो सकता है, फादर की दोनों डिफेक्टिव हो सकती हैं। 2 नंबर्स को गिनना है यहाँ, ठीक है, 2 आउट ऑफ 4 इफ आर डिफेक्टिव, तो आप इसको अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट कहते हैं। अगेन ये भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, ये भी सिम्टमटोलॉजी क्लिनिकल साइन सिम्टम्स कुछ नहीं आते थैलेसीमिया के, ठीक है, और अननोटिस ही अक्सर औकात ये 2 जो ट्रेट्स हैं, ये 2 फॉर्म्स जो हैं अल्फा थैलेसीमिया की, साइलेंट कैरियर और अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, माइल्ड होती हैं, ठीक है। इसमें क्लिनिकल साइन सिम्टम्स नहीं आते, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं आएंगी डिजीज़ की। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, hemoglobin H. Again you can see one is normal, one copy is normal, whereas 3 copies are not synthesized properly. प्रॉपरली नहीं बोलना चाहिए, नॉट सिंथेसाइज एट ऑल, हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये बन रही है, इससे जितनी कोई अल्फा चेन्स बन जाएंगी, वेयर एज ये 3 जो कॉपीज हैं जीन्स की ये डिफेक्टिव हैं, तो अल्फा चेन्स ना होने के बराबर होंगी, बहुत कम होंगी, 25% रह जाएंगी ऑफ द टोटल। दिस इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन एच डिजीज। अच्छा, जब हीमोग्लोबिन एच डिजीज तक बात पहुंच जाए, अल्फा थैलेसीमिया की बात करें हम, it will present all the manifestations which belong to a term called as hemolytic anemia, ठीक है, and it is of variable severity. Hemolytic anemia क्या है? There is increased breakdown or hemolysis
और लाइसिस ऑफ आरबीसीज। हमने शुरू के लेक्चर्स में बात की थी नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है, दैट इज अराउंड 120 डेज। ये जो जितनी भी हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं जो स्वेयर फॉर्म के अंदर जाती हैं, डिजीज फॉर्म के अंदर आती हैं, नॉट ट्रेट्स, ट्रेट्स रिलेटिवली माइल्ड होते हैं, और जो डिजीज़ की पूरी फॉर्म आ जाती है जिसके अंदर डिफेक्ट ज़रा थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हेमोलिसिस शुरू हो जाती है, ब्रेकडाउन आरबीसीज का शुरू हो जाता है। तो हेमोलिटिक एनीमिया, ज़ाहिर है आरबीसीज कम हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन सही तरह बन नहीं रहा, एचबी काउंट डिक्रीज हो जाएगा। आपकी बॉडी में जब खून की कमी होती है तो बड़े टिपिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर लिथार्जी आती है, हर टाइम थका थका रहना, राइट, वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो ये सारे सिम्टम्स यूजली इस तरह के पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। बाद में आप लोग कब एचबी करवाते हो, सीबीसी करवाते हो, उसमें एचबी काउंट देखते हो, बाकी सारे पैरामीटर्स जो कंप्लीट ब्लड काउंट के हैं वो देखते हो, और यू कम टू सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन के, या आपको हिंट मिलता है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। अगर आपको शक लगता है कि थैलेसीमिया क्रिएट हो रहा है तो फिर आप उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह आप कराते हो। द लास्ट वन, हीमोग्लोबिन बार्ट। इसके अंदर कोई एक सिंगल कॉपी आपको नज़र नहीं आ रही जो कि बन रही हो, चारों की चारों कॉपीज एब्सेंट हैं, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड। ठीक है, हाइड्रोप्स फिटालिस, इन शॉर्ट फीटल डेथ। ठीक है, जो फीटस की बॉडी होती है, इट इज़ अनएबल टू कोप विद दिस कंडीशन, हीमोग्लोबिन बार्ट्स, और हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन सही नहीं हो रही होती, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा होता है। अब इसको देखें, दिस इज अ नॉर्मल डायग्राम, अल्फा चेन्स नज़र आ रही हैं, बीटा चेन्स नज़र आ रही हैं, और गैमा चेन्स नज़र आ रही हैं। अल्फा बीटा का कम्बिनेशन बनेगा, हीमोग्लोबिन ए बन जाएगा, अगेन हीमोग्लोबिन ए। फीटस की बात कर रहे हैं हम, उसके अंदर हीमोग्लोबिन एफ भी एक ख़ास परसेंटेज में बनता है। ठीक है, जो कि लेटर ऑन जो ही उसकी इंट्रायूट्राइन लाइफ ख़त्म होती है और वो उसकी ज़िंदगी शुरू होती है, उस टाइम के ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी परसेंटेज नीचे चली जाती है और इट इज़ रिप्लेस्ड बाय हीमोग्लोबिन ए। तो हीमोग्लोबिन एफ की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, अल्फा टू गैमा टू, राइट। हीमोग्लोबिन बार्ट हो जाता है किसी को, अल्फा चेन्स नहीं है उसके अंदर, तो क्या होगा, बीटा चेन्स होंगी। हमने पहले बात की थी, बीटा चेन्स क्या करेंगी, टेट्रामर्स बनाती हैं, चार चार इकट्ठे होके बीटा चेन्स प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। अब हीमोग्लोबिन बार्ट के अंदर क्या होगा, फीटल हीमोग्लोबिन बनना था बच्चे का, फीटल हीमोग्लोबिन नहीं बना, बट क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है अल्फा टू एंड गैमा टू। हमने बात की है हीमोग्लोबिन बार्ट उस कंडीशन को कहते हैं जहां कोई भी कॉपी अल्फा चेन की ना, अल्फा जीन की ना बन रही हो, और अगर कोई भी कॉपी नहीं एक्सप्रेस हो रही, आ रही, इनहेरिट नहीं हो रही, तो क्या होगा, अल्फा चेन बिल्कुल भी नहीं बनेगी। सो हीमोग्लोबिन एफ की जगह के ऊपर हीमोग्लोबिन बार्ट बन जाता है, दैट इज अ टेट्रामर ऑफ 4 गैमा चेन्स। ठीक है जी, ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिलेशन थेरेपी। ठीक है, चिलेशन एक टेक्निक होती है, डिफरेंट मेटल्स, आयंस और ये हीमोग्लोबिन बार्ट वगैरह ये जो बनते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनको बाइंड करके बॉडी से बाहर निकालने के अमल को बोलते हैं चिलेशन थेरेपी। और ऐसी कंडीशन के अंदर अपने पास से उसके ब्लड नहीं सही बन रहा तो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स रिक्वायर्ड होती हैं अगर बच्चा बच जाए तो। ओके जी, एनी क्वेश्चन सो फार? The question किया हुआ है, टू कॉपीज नॉर्मल, आर यू टॉकिंग अबाउट अल्फा चेन और बीटा चेन? जी जी, रोल नंबर 49 और 140 ने क्वेश्चन किया हुआ है, टू कॉपीज नॉर्मल
or not? You're talking about alpha chain or beta chain? मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आप अल्फा चेन की बात कर रहे हैं, और आप जो ट्रेट की बात की थी हमने उसकी बात करते हैं जिसके अंदर 2 कॉपीज़ रहती हैं और इतनी सिम्टोमेटोलॉजी नहीं आती. हाँ, 50% ऑफ द अल्फा चेन्स अगर बन रही हैं आपकी बॉडी में तो काफ़ी हद तक आपका हीमोग्लोबिन बनेगा, राइट. फॉर एग्जांपल हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, एचबी की बात करते हैं, नॉर्मल इज़ लाइक 14, समवेयर अराउंड 14-15. ठीक है, अगर 50% भी अल्फा चेन्स बनी तो 7-8 पे तो आ ही जाएगा ना. आप उसको थोड़ा बहुत ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं मगर उसको इतने साइन सिम्टम्स नहीं आएंगे इन कंपैरिजन. वैसे तो 10 से नीचे नहीं जाना चाहिए मगर बिल्कुल डेड जीरो लेवल पे तो नहीं जा रहा. ठीक है, 7-8 के ऊपर तो फिर भी फॉल कर जाएगा. बीटा चेन्स तो बन रही हैं, अल्फा चेन्स भी 50% में बन रही हैं. प्रॉब्लम शुरू होती है हीमोग्लोबिन एच डिजीज से, ठीक है, जहाँ 25% चेन्स बन रही होती हैं. और बार्ट हीमोग्लोबिन आपने देख लिया है, उसके अंदर तो 0% बन रही हैं. तो आपका जो हीमोग्लोबिन एफ है जो इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर आपके बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर बनना होता है इन द अर्ली पीरियड लाइफ के भी बन रहता है आपकी बॉडी के अंदर, वो नहीं बन पाता. आपकी गैमा चेन्स जो होती हैं वो उसको रिप्लेस करती हैं और हीमोग्लोबिन बार्ट बना देती हैं जो कि लीथल हो सकता है. ओके जी, लेट्स कम टू बीटा थैलेसीमिया. ओके जी, हेयर दोबारा इस पिक्चर को देखेंगे. There appears to be normal quantity of alpha chains. In comparison, if you look at the beta chains here, they are not normal. कुछ नहीं तो इतनी तो होनी चाहिए थी, राइट, ताकि हीमोग्लोबिन ए सही बन सकता. So if they are not synthesized properly in reduced numbers, एक जीन या दोनों जीन्स नहीं इनहेरिट की उसने, ठीक है, डिफेक्टिव हैं, इनहेरिट नहीं की, सिंथेसाइज नहीं कर पा रही वो बीटा चेन्स, तो क्या बनेगा? अल्फा चेन प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, इन बीटा थैलेसीमिया बीटा चेन्स ना होने की वजह से, प्रॉपर सिंथेसिस ना होने की वजह से अल्फा चेन्स बिकम इन एबंडेंस, और उस एबंडेंस की वजह से वो आपस में इकट्ठे होकर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं. Each copy of chromosome 11 has only one gene for beta globin chains. So, how many copies of gene for beta globin chain are present in one normal individual? जी. ठीक है, वेरी गुड. लाइबा ने सही बताया, सायरा, अब्दुल्ला. ठीक है, 140 की क्लास है. ज़्यादा लोग बताओ ना, इधर 3-4-5 लोग बस जवाब दे रहे हो. 140-50 की क्लास है ना पूरी आपकी. आप अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे आपका फ़ायदा है बेटा. ओके ओके, गुड नाउ. ठीक है, बस सही है, पूरी क्लास पढ़ रही है. दैट्स अ गुड साइन. ओके जी. ओके, दिस इज वन क्रोमोसोम एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम. ये जो बारीक सी लाइन नजर आ रही है आपको पीछे, जो थ्रेड लाइक, राइट, उसके ऊपर क्या इंडिकेट हुआ है? वन कॉपी ऑफ बीटा जीन एंड द अदर कॉपी ऑफ बीटा जीन ऑन अदर क्रोमोसोम, राइट. हम अल्फा की बात की थी तो यहाँ अल्फा 1 और अल्फा 2 एक पे था, दूसरे पे भी अल्फा 1 और अल्फा 2 था. इन टोटल वो 4 बनाती थी, राइट. इन केस ऑफ बीटा जीन हम बात कर रहे हैं एक ही होती है क्रोमोसोम. जो मदर से आ रहा है क्रोमोसोम उस पर भी एक कॉपी है, और जो फादर से आ रहा है वो उसके ऊपर भी एक कॉपी है. तो इनको टोटल करेंगे तो 2 बनेगा, राइट. ओके, let's talk about 2 different types of thalassemia, beta thalassemia. In fact, one is called as beta thalassemia minor. इसमें आपको एक क्रोमोसोम जो इनहेरिट किया उसने, उसके ऊपर जो जीन है वो नॉर्मल है, दूसरे के ऊपर जीन नहीं है. ठीक है, दैट इज डिफेक्टिव. इसका मतलब 50% बीटा चेन्स आपकी बॉडी के अंदर बनेंगी. ठीक है, जो हमने बात की थी इन केस ऑफ
अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट या हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर उसके अंदर भी 50% अल्फा चेन्स बन रही थी, ठीक है। तो द सिचुएशन इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया इज समवट सिमिलर, ठीक है। अगर आप बीटा थैलेसीमिया माइनर को देख रहे हैं, अल्फा चेन्स का तो कोई लेना देना नहीं है ना बीटा थैलेसीमिया के साथ, अल्फा चेन्स तो बिल्कुल नॉर्मल बन रही हैं बीटा थैलेसीमिया में, बीटा चेन्स डिफेक्टिव हो रही हैं। अगर एक जीन जाती है तो 50% रिडक्शन। सेकेंड ऑप्शन इज बीटा थैलेसीमिया मेजर, हियर दिस इज नॉर्मल, दिस इज एब्सोल्युटली abnormal, no single gene is present on either chromosome, डिफेक्टिव है, सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी any of the beta chains, so this is a life threatening situation। इनको बहुत रिपीटेडली आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर के केसेस को, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया माइनर को कभी कभार जरूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू बीटा थैलेसीमिया मेजर, बिकॉज देयर इज नो beta chain available for binding with the alpha chains to form a normal hemoglobin, that is hemoglobin A। Okay जी, no physical manifestations of the disease as we discussed, beta thalassemia trait बोलते हैं beta thalassemia minor को, और कूलीज अनीमिया बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर को। आपको पूछा जा सकता है कूलीज अनीमिया, उधर कोई और अनीमिया ना ढूंढते रह जाना, दैट इज द सेकंड नेम ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर। बीटा थैलेसीमिया माइनर पूछा जा सकता है आपसे, या फिर बीटा थैलेसीमिया ट्रेट का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर ट्रेट का पूछा जा रहा है तो दैट मीन्स इट्स नॉट अ फुल फ्लेज्ड डिजीज, ठीक है ना। समथिंग इज नॉर्मल, समथिंग इज एबनॉर्मल, लाइक 50-50% इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया माइनर। तो ये ट्रेट का पूछ रहे हैं तो ये माइनर पूछ रहे हैं। कूलीज अनीमिया आपको जेन में याद करना पड़ेगा कि इट्स अ सेकंड नेम ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर, ठीक है जी। बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, नो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, फिजिकली पेशेंट के अंदर साइंस सिम्टम्स नहीं आएंगे अनीमिया के, सो यूजुअली नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। बीटा थैलेसीमिया मेजर की बात करते हैं, जिसको कूलीज अनीमिया भी बोल रहे हैं। अभी बात की थी मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया था कि अनीमिया जब भी हो किसी भी वजह से हो, बेशक वो थैलेसीमिया की वजह से है, बेशक वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है, बेशक वो फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से है, लेड पॉइजनिंग की वजह से है, न्यूट्रिशनल अनीमिया है, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो गया, साइन सिम्टम्स यूजुअली काफ़ी मिलते जुलते आते हैं, एक्सेप्ट फॉर दीज, ये वाले, ये येलो स्किन जॉन्डिस, ये हेमोलिसिस का फीचर है, ठीक है। आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं ये, और उसके अंदर से बिलिरुबिन निकल रहा है, ये यूजुअली न्यूट्रिशनल एनीमियाज के अंदर, आयरन के अंदर या फॉलिक एसिड के अंदर इतना ज़्यादा जॉन्डिस नहीं होता इन कंपैरिजन टू दीज हीमोग्लोबिनोपैथीज, जो कि आपके आरबीसी को नॉर्मल साइकिल से पहले पहले ही तोड़ देती हैं। मगर ये वाले जो साइंस सिम्टम्स हैं, एक्सट्रीम टायर्डनेस, हर टाइम थका थका फील करता है बंदा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट बीट का तेज हो जाना, ठीक है, पेल स्किन एंड स्लो ग्रोथ, ठीक है, ये सारे साइन सिम्टम्स जस्ट लाइक एनी अदर एनीमिया बीटा थैलेसीमिया मेजर में भी आएंगे। ट्रीटमेंट इसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बार बार करनी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग होती है, आयरन चिलेशन थेरेपी, ठीक है। ये एक सेकेंड टेक्निक है जिससे आप इसको ट्रीट करते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन सो फार? Okay, I am observing one thing. The total number of participants is 133. अगर मुझे निकाल देंगे तो 132, बट मुझे तो जेन में ये है कि आपकी क्लास का जो नंबर है, जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। Where are the others? Any idea? जी, CR if they are. जी CR है अभी इस मीटिंग के अंदर।
जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। आप पहले ये मुझे आंसर करो, बाकी बच्चे किधर हैं? अच्छा बेटा, अब्दुल्ला, मुझे आप ये बताओ कि ये जो आपका स्ट्रेंथ है ये यही चल रही है सारी ऑनलाइन टीचिंग के अंदर जब से शुरू हुई हुई है, या फिर ये आज एब्सेंट है ये बच्चे? आपको पता है ना, पूरे महीने की रिपोर्ट जो है वो ईमेल होती है, ऑल टीचर्स, एडमिन, डीएमई, हर जगह के ऊपर। इफ समबडी इज थिंकिंग कि वो इससे निकल जाएगा तो वो नहीं निकलेगा। तो एक आपके आवरली बेसिस के ऊपर वो ईमेल होके आती है, वो एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कौन आया है कौन नहीं आया। डजेंट मैटर कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं 133 की अटेंडेंस ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा। सो आप कम्युनिकेट करना सारे बच्चों के साथ कि अगर कोई कोई नहीं आ रहे हैं इसके ऊपर या उसको मिस कर रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। ये एक अपना, आप अपना जो जो टीचिंग सेशंस हैं वो मिस कर रहे हैं, बाद में नहीं कोप कर पाएंगे आप। एक अगर खुलता है सिलसिला सारा ये लॉकडाउन का, तो आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे या आपकी क्लासेस होती हैं, सारा सिलसिला। बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि कम से कम आप पढ़ रहे हो, चीज़ों को सुन रहे हो, घर जाके वो घर में ही हो इनफैक्ट, ठीक है, और उसको सही तरह पढ़ सकते हो। अच्छा जी, हेन्स बॉडीज जब ये हेमोलिसिस वगैरह होती है तो उस एबनॉर्मल शेप बन जाती है, ठीक है। हेन्स बॉडीज कैन बी डायग्नोस्टिक, ठीक है। अब लेबॉर्ट्री के अंदर जब ब्लड भेजते हैं उसके अंदर अगर हेन्स बॉडीज आइडेंटिफाई हो जाएं, दैट इंडिकेट्स हेमोलिटिक डिसऑर्डर्स। चिलेशन थेरेपी बेसिकली एक एक टेक्निक है जिसके अंदर आप डिफरेंट चिलेटिंग एजेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, और हैवी मेटल्स को बॉडी से निकालते हैं, ठीक है। हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा टूट रहा है तो क्या निकलेगा उसके अंदर से? हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा मेटल होता है? आयरन, ठीक है। आयरन की एक्सेस हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है? एनी आइडिया? हेमोसिड्रोसिस हो सकती है जब बहुत ज़्यादा आयरन हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो वो बाउंड विद या इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि जब उसकी रिपीटेड हेमोलिसिस हो रही है, वो टूट रहा है, बहुत ज़्यादा टूट रहा है, तो वो फ्री फ्री हो गया ना, मतलब आपके सर्कुलेशन के अंदर आ गया बहुत ज़्यादा, उसका उसका नंबर बढ़ गया, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो क्या करेगा वो? उसी ब्लड सर्कुलेशन में होता हुआ लिवर में जाएगा, किडनीज में जाएगा, आपके और वाइटल ऑर्गन्स में जाएगा, और वहाँ जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इट becomes necessity to save the life of that particular या to avoid the complications, जो कि आयरन एक्सेस या आयरन ओवरलोड की वजह से। तो ईडीटीए एक है आई थिंक, और इस तरह के कुछ केमिकल्स हैं जिनको आप कहते हो चिलेशन थेरेपी एजेंट्स, ठीक है, चिलेटिंग एजेंट्स। उनकी क्या उनकी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक? वो जब आप इंट्रोड्यूस करते हो, इंजेक्ट करते हो बॉडी के अंदर, आपकी सर्कुलेशन में जाते हैं और वो बाइंड करते हैं हैवी मेटल्स को, ठीक है, और एक्सक्रीट आउट करवाते हैं आपकी बॉडी से बाहर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट डायलिसिस वाला कॉन्सेप्ट भी आप कह सकते हो थोड़ा बहुत है यहाँ, ठीक है। टू गेट रिड ऑफ एक्सेसिव हैवी मेटल्स फ्रॉम द बॉडी, a chelation therapy is used. ओके, वी स्टिल हैव 15 मिनट्स सो फार। जो हमने पढ़ा है उसके हमने इसका एक दफ़ा थोड़ा सा देख लेते हैं।
हमने शुरू में हीम आपने सबसे पहले आई थिंक वो पढ़ा था इंपॉर्टेंट हीम प्रोटीन्स इन द बॉडी, उनके बायोलॉजिकल फंक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, HbA1c, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, फिर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन की, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेगुलेटिंग द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। एंड नाउ वी आर डन विद द हेमोग्लोबिनोपैथीज एज वेल, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था, हमने दो तरह की टाइप्स शुरू में हमने बात की थी, क्वालिटेटिव होती हैं, क्वांटिटेटिव होती हैं। क्वालिटेटिव के अंदर सिकल सेल एनीमिया हमने डिटेल में देखा है, ठीक है, वो पाइलिंग अप कैसे होता है, क्लॉग कैसे करती है, वैसे वो सारा कुछ देखा है, ठीक है। उसके अंदर वेलिन का क्या रोल होता है, प्रोजेक्शंस बनाती है, फिर उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्लेफ्ट्स के अंदर जाके जब ऑक्सीजन डिसोसिएट होती है फिट इन हो जाती है और पाइलअप होना शुरू हो जाते हैं हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और वो जब वो पाइलअप होना शुरू हो जाते हैं तो वो एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि आपके सर्कुलेशन के अंदर किसी भी नैरो पैसेज के ऊपर जाके, कहीं बाइफर्केशन है, कहीं नैरो पैसेज है, तो उधर जाके ऑक्लूड हो सकते हैं, डिपॉजिट होके उधर की सप्लाई को रोक सकते हैं। फिर हमने हीमोग्लोबिन सी पढ़ी थी, हमने हीमोग्लोबिन एस पढ़ी थी, हमने फिर हीमोग्लोबिन SC पढ़ी थी, ठीक है, विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। और आज हमने थैलेसीमियाज को कवर किया है। सो यू आर डन विद द हीमोग्लोबिनोपैथीज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला था, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके अंदर से एक आधा पूछ लेते होते हैं, क्योंकि इसमें से क्लिनिकल सिनेरियो बड़ा अच्छा बन जाता है, ठीक है। और अभी अभी यूएचएस का जो लेटेस्ट है उसके अंदर आपको कुछ एक ख़ास परसेंटेज के अंदर क्लिनिकल सिनेरियोज आएंगे पेपर के अंदर। कई दफ़ा उनका मूड हो तो वो सारे के सारे क्लिनिकल सिनेरियोज, तो इट बिकम्स अ हॉट टॉपिक, ठीक है, इन व्हेन वी टॉक अबाउट इन दोज टर्म्स, कि इससे क्लिनिकल सिनेरियो देखो कितने ढेर सारे बन गए हैं, 4 5 6 निकल आते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और उसके बाद वो आगे क्वेश्चन करते हैं, पूछेंगे आपसे, ऑब्वियसली क्लिनिकल चीज़ें नहीं पूछेंगे फाइनल एग्जाम में या रूटीन के जो आपके यहाँ के GTs या सेशन एग्जाम्स होंगे या आखिर में स्टैंड अप होगा, उसके अंदर आपसे क्लिनिकल नहीं हम एक्सपेक्ट करते फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। या कोई भी टीचर आपसे फर्स्ट ईयर के एग्जाम के अंदर क्लिनिकल आप ट्रीटमेंट बता रहे हैं, हाँ छोटा मोटा पूछ सकते हैं, ठीक है, एक वर्ड की हद तक, बहुत डिटेल ट्रीटमेंट नहीं पूछी जाएगी आपसे, तो उस पर टाइम नहीं ज़ाया करना है, ठीक है। बस एक दो पॉइंट्स पढ़ लें, जितना जितना को लिखवाया बताया आपको। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पता होना चाहिए, करते हैं। हेमोग्लोबिनोपैथीज किन किन में करते हैं, चिलेशन थेरेपी, ये एक पॉइंट लिख देंगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स आने चाहिए, क्योंकि आपने लिखने आते हैं या नहीं आते, अगर आपके सिनेरियो क्लिनिकल सिनेरियो में आए हैं तो डेफिनेटली आप उन क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स पढ़े होंगे, तो तभी पिक करोगे। जो बिल्कुल आपके जो क्या कहते हैं, पिन पॉइंट करने वाले पॉइंट्स, राइट, बिल्कुल जो जो के आपके हॉलमार्क साइंस, इनफैक्ट द राइट वर्ड फॉर दैट, वो आने चाहिए, ठीक है। आप उधर से पिक कर सकते हो अपने क्लिनिकल सिनेरियोज में, और डायग्नोसिस बना के उसके उसके बारे में जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज केमिस्ट्री एंड बायोसिंथेसिस। दिस वन दिस वन chemistry and biosynthesis of heme and other porphyrins, including disorders of heme biosynthesis porphyrias। मेरे पे अभी 10 मिनट हैं, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करवा जाऊंगा, देन यू विल हैव 1 day टाइम, इनफैक्ट 2 days होंगे आपके पास, परसों फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होना है, ठीक है। इसको जाके थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूर कर लेना, पहला सफ़ा जरूर पढ़ लेना या दूसरा सफ़ा। इट्स इट्स रिटन इन चैप्टर नंबर 21, ठीक है, ठीक है। हीम ब्रेकडाउन और हीम सिंथेसिस, ये वहाँ लिखा हुआ है सारा। आप लिपिन कॉर्ड को खोलोगे, चैप्टर नंबर 21 खोलोगे, उसके अंदर ये अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताने लगा, इसको ज़रा और से सुनो और इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर आगे जो हमने प्रोफाइलियाज पढ़ने हैं, फिर हमने उसका ब्रेक डाउन पढ़ना है, ठीक है। आगे बिलिरुबिन और जॉन्डिस वाला वो फिर डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, सही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सिंथेसिस ऑफ हीम। हीम बनता कैसे है? हीम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटोपोरफायरिन 9 एंड फेरस। ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर नजर आपको आ रहा है, दिस इज प्रोटोपोरफायरिन 9, ये R इज अ साइड चेन, 8 पॉइंट्स बनते हैं इसके टोटल। तो हम अभी सारी क्लासिफिकेशंस देखते हैं चल के, किस किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं और इजी कर सकते हैं। एंड सेंटर में आप देखोगे तो दिस इज आयरन, सो दिस इज प्रोटोपोरफायरिन 9 प्लस आयरन
give rise to heme. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस लेक्चर के? इसमें से हम शायद स्ट्रक्चर ही कर पाएंगे एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम देयर ऑन. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ परफायरेंट्स. ठीक है, मैं यहीं तक हूँ. अभी डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है. बेसिक्स. परफायरेंट्स होते क्या हैं? दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स दैट बाइंड मेटल आयंस, यूजुअली फेरस एंड फेरिक. ठीक है. साइक्लिक कंपाउंड्स मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में मिलके एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे. ठीक है. जो कि बाइंड करेंगे विद मेटल आयंस. हम हीम की बात कर रहे हैं तो फेरस और फेरिक तक अपने आप को लिमिट करेंगे. राइट. हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल hemoglobin, myoglobin, cytochrome P450 monooxygenase system, catalase enzyme, nitrous oxide and peroxide. ठीक है. इन सारों की फॉर्मेशन के अंदर हीम एक्ट्स एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. नॉर्मली पर डे के लिहाज से 6 to 7 grams of hemoglobin is synthesized each day to replace lost hemoglobin through normal turnover of erythrocytes. Structure of porphyrins: the linkage of 4 pyrrole rings through methynyl bridges. ये टर्म्स याद रखेंगे. ठीक है. व्हाट इज पायरोल रिंग, व्हाट इज मेथिनाइल ब्रिज? लेट्स हैव अ लुक. अच्छा, बिफोर हैविंग अ लुक अगेन थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे. हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से शुरू हुए थे और हम किस तरफ जा रहे हैं. सिंथेसिस ऑफ porphyrin, that is in humans protoporphyrin 9. there are different types of porphyrins. बहुत ढेर सारी किस्में होती हैं इसकी. टाइप 1 होती है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. हम सारों के बारे में देखेंगे. ठीक है, कि क्या माइनर डिफरेंसेस होते हैं. टाइप 3 जो होती है ना पोरफायरिन की, उसी से आगे प्रोटोपोरफायरिन 9 बनता है. तो वो बेसिकली अगर आपको ये पूछा जाए कि प्रोटोपोरफायरिन 3 9 जो है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो आपने कहना है टाइप 3 पोरफायरिन की फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है. वो हम डिटेल में चल के पढ़ेंगे कि वो किस तरह बनता है और क्या उसके ढेर सारे रिएक्शंस हैं आगे चल के. एक दफ़ा पोरफायरिन बन गया, जिसको हम ह्यूमंस की बात करें, प्रोटोपोरफायरिन 9 बन गया, तो क्या होगा? इट will bind with the iron to form heme. Once heme is formed, the ultimate goal is to produce hemoglobin. Heme 4% contribute करता है, globin 96% contribute करता है, और आपके पास hemoglobin बन जाता है. Look at this structure first. ये बेसिकली टाइप 3 porphyrin का स्ट्रक्चर है. AP, AP, PA, AP. ठीक है. ये जो पोरफायरिन रिंग है, इट्स अ 5 मेंबर्ड रिंग. आप देख सकते हो, इधर नाइट्रोजन भी आपको नज़र आ रही है और आपको इसके साथ अटैचमेंट्स नज़र आ रही हैं. दीज आर द साइड चेन्स. अब एक पोरफायरिन रिंग है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ए, सेकंड बी, सी एंड डी. ये 4 पोरफायरिन रिंग्स हो गई, बल्कि क्लॉकवाइज चलेंगे. 4 पोरफायरिन रिंग्स, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. कितना ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, राइट? ये कनेक्ट हुई हुई हैं. These are called as methynyl bridges, which connect one pyrrole ring with another, और उसको तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, चौथे को वापस पहले के साथ. ठीक है. सो अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी पायरोल रिंग्स हैं, तो आप बोलेंगे 4, ABCD. वो पायरोल रिंग्स आपस में किस तरह, कौन से कनेक्शन से जुड़ी होती हैं, आपने कहना है मेथिनाइल ब्रिजेस. ठीक है. Beta carbons bear substituents of specific tetrapyroles as in heme. इसके अंदर कुछ टर्म्स नजर आएंगी आपको, स्पेसिफिक अल्फाबेट्स नजर आएंगे. आपको पता होना चाहिए. A stands for acetate, M stands for methyl, P stands for propionate, V stands for vinyl. ठीक है. अभी हम बेसिक क्लास 3 की बात कर रहे हैं, टाइप 3 पोरफायरिन की बात कर रहे हैं. ठीक है. दैट इज यूरोपोरफायरिन. That is type
यूरोप्रोफाइलिन 3 इनफैक्ट, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपको ए पी नज़र आ रहे हैं, आपको एम मिथाइल नज़र नहीं आ रहा, आपको वी नज़र नहीं आ रहा, दैट स्टैंड्स फॉर विनाइल, ठीक है। दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोटोप्रोफाइलिन 9 की बात करते हैं, उसके अंदर मिथाइल ग्रुप भी ऐड होगा, विनाइल ग्रुप भी ऐड होगा, और प्रोपेनेट ग्रुप भी ऐड होगा अलॉन्ग विद एसीटेट ग्रुप, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट एसीटेट ग्रुप के अलावा बाकी तीनों होंगे, ठीक है। वीएमपी बना लो, पीएमवी बना लो, जो भी फॉर्मूला बनाना है इसका, मिथाइल होता है, प्रोपेनेट होता है, विनाइल होता है इन प्रोटोपोरफायरिन 9। मगर इट्स नॉट दैट सिंपल, राइट अवे नहीं बन जाता। एक स्टेप्स हैं, ढेर सारे स्टेप्स हैं। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, कुछ साइटोसोल में हो रहे हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। वो जो पूरी सिंथेसिस हमने पढ़नी है इसकी, पोरफायरिन सिंथेसिस, और उन्हीं के जो एंजाइम्स होंगे उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता है, तो यू नेम इट अ पोरफायरिया। For example, we are talking about protoporphyrin 9. It incorporates iron, Fe, या ferrous, 2 electrons liberated, 1, 2, और this is a structure of heme, ठीक है। Structure of type 3 porphyrins. We are concerned with type 3 porphyrins only. We will have a know-how about type 1 and type 2, 3 and 4 as well. मगर जो डिटेल पढ़नी है आपने आगे चल के, वो टाइप 3 porphyrins के बारे में पढ़नी है। You can see this is a pyrrole ring A, pyrrole ring B, pyrrole ring C, and pyrrole ring D. Next comes methynyl group या methynyl bridge को हमने जो उसको बोला है, ये जो कनेक्शन बना रहा है एक रिंग को दूसरी रिंग, एक पायरोल रिंग को दूसरी पायरोल रिंग के साथ जोड़ रहा है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ए एसिटाइल ग्रुप, एसिटेट। पी प्रोपेनाइल ग्रुप, प्रोपियोनेट। यूरोपोरफायरिन 3 का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है जी। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर ऑन। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रोफाइलिन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के स्ट्रक्चर्स दिखा के डिफरेंशिएट बताऊंगा कैसे करना है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कोई फार्मूलाज बनाए हुए हैं वो उस तरह ही लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको उस तरह याद कर लेना, नहीं भूलेगा कभी, ठीक है। देन फिर हम सिंथेसिस पढ़ेंगे, और सिंथेसिस इसकी पूरी करके, और उसके बाद फिर हम इसके प्रोफाइलियाज पढ़ेंगे। किसी स्टेप के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो फिर प्रोफाइलियाज होते हैं, डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं, डिजीज को बोलते हैं प्रोफाइलियाज। और देन विल मूव ऑन टू द बिलिरुबिन पार्ट, ब्रेक डाउन, ठीक है। बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, वो जॉन्डिस, वो फिर लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेक्शन, वो हम लास्ट 2-3 लेक्चर्स में वो कवर करेंगे। अभी अपकमिंग 2 लेक्चर्स कम से कम आपके ये प्रोफाइलियाज पे जाने हैं, राइट। तो इसको जाके थोड़ा सा देख लेना, इसको शुरू करना, पहले 1-2 पेज पढ़ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने, अगले लेक्चर में समझने में आसानी होगी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? जी, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू एवरीवन।